स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि हमने एक्स ये डिस्कस किया था। सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। हमने कुछ ये वाला फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस किया था कि अगर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म ये हो जाता है 0 की पावर 0 वाला फॉर्म, ये डिस्कस किया था एक तो। और दूसरा हमने किया था इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म, ये भी डिस्कस हो गया था। ठीक है, तो इसको इसमें हमने फिर ये डिस्कस किया था कि x की पावर x वाला एक्सप्रेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस को लिखा है, उसके पीछे भी लॉजिक बताया था। ठीक है, उस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी लिमिट का, ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड द कोफिशिएंट। ठीक है, टू फाइंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, इन लिमिट्स। अगर लिमिट के क्वेश्चन में अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो जैसे इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा कि मान लो मेरे को दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, और ये दिया हुआ है साइन ऑफ 3x, है ना, और -ax, और फिर दिया हुआ मुझे 5x² और फिर दिया हुआ -bx³। ठीक है, और होल डिवाइड बाय साथ में दिया हुआ है 3x² प्लस 9x³ प्लस dx4। ठीक है, तो ये मुझे दिया हुआ लिमिट, तो बोल रहा है कि, है ना, क्वेश्चन में ये दिया हो गया। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये बात है, सभी ज्वाइन कर दे। हाँ, तो कह रहे हैं कि दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, तो आपको बताना ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताना कि फाइंड, क्या क्या बताना है, ए बी और डी, है ना। अच्छा, ए बी डी बताना है। एक तो ये बताना है ए बी डी बताना है, फाइंड ए बी डी, और वैल्यू क्या होगा लिमिट का, वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो रहा होगा कि जनरली तुम्हारा एक्सपेंशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करो कि एक्सपेंशन लगाने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन। अब एक्सपेंशन में लगाने में कंडीशन क्या बताया, अपने साइन कॉस ऐसे करके कोई e की पावर x का एक्सपेंशन, फिर e की पावर-x का एक्सपेंशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी क्लास में। ठीक है, तो आई होप वो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो मैंने वहाँ पे कंडीशन क्या बताया था कि x कहीं भी जाए, जैसे साइन का एक्सपेंशन लगे तो उसका आर्ग्यूमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट जा रहा है 0 की तरफ। करेक्ट, तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एक्सपेंशन लग जाएगा, तो लगा दे एक्सपेंशन। तो साइन का एक्सपेंशन तुम लोग को याद हो गया हो, क्या करते हैं, x-x³ 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 3x, और x³ मतलब 3x का होल क्यूब, है ना, और होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो x-x³ 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर तुम्हारा हो गया, फिर अगला टर्म होगा कि x⁵/5 -x⁵/7 चलता रहेगा। तो बस ऐसे करके एक्सपेंड करिए इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया हमारा -ax। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 5x² और -bx³। सही, और यहाँ पर है हमारा 3x² और प्लस 9x³, और ये हो गया तुम्हारा dx⁴ हो गया। सही है, अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लो तुमको याद होगा कि अगर एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, मैंने तुमको ऐसा कुछ स्टार्टिंग का लेक्चर से बताया था, लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो और पॉलिनोमियल अगर मुझे दिया हो, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करता है। और एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो लोएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करता है। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमारा
लोएस्ट डिग्री टर्म है। अगर मैं डेनोमिनेटर की बात करूँ तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये वाला टर्म, तो इसके कंपैरिजन में बाकी टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, मतलब वैनिश कर जाएगा। तो अब तुम खुद सोचो कि एक तो आंसर मुझे ऐसे ही दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ पर मैं डी का वैल्यू कुछ भी रखूँ, अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के तो ये एग्जिस्ट, मतलब सॉरी, इसके रेस्पेक्ट में ये डोमिनेट, ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो डी में कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ेगा इसलिए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो सीधा सा आंसर ये मुझे मिल गया कि डी बिलोंग्स टू आर। डी तुम्हारा जो मन करे भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब मान लो कि यहाँ से ये टर्म नेगलेक्ट हो गया, ये टर्म नेगलेक्ट हो गया, ऊपर बचा अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब जो जो एक्स वाला टर्म है उसको सेपरेट कर लिया, तो 3 माइनस ए, और यहाँ पर हो गया एक्स कॉमन, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो सीधा यही वाला टर्म लिख लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, साइन के एक्सपेंशन सिंपली 5x स्क्वायर लिख दी, और एक्स क्यूब वाला टर्म कॉमन है। एक्स क्यूब वाला टर्म कॉमन कैसे निकालोगे, तो माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन ये हो गया 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस ई, ठीक है। और यहाँ से आगे एक्स, सही, ऐसे करके एक्सपेंड कर, और यहाँ से सिर्फ ये टर्म डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, 3x स्क्वायर डोमिनेट करेगा, सही है। चलो अब तुम ऐसे सोचो कि सपोज करो कि ऐसा, इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से बोलो, ठीक है। अब मैं यहाँ तक पहुंच गया, इस स्टेप तक पहुंच गया सॉल्व करते करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो, अगर मैं नॉर्मल सॉल्व करते चला जाऊँ तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे लीस्ट डिग्री टर्म कौन है, एक्स, तो यहाँ से ये टर्म डोमिनेट करेगा, और यहाँ से तो ये डोमिनेट कर ही चुका है। तो अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो क्या होगा कि, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स टेंडिंग टू जीरो, मान लो ये हो गया 3 माइनस ए एक्स, और अपॉन ये हो गया 3x स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 3 माइनस ए बाई 3 बाहर आ गया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कट गया, ये हो गया 3 माइनस ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि तुम जीरो की तरफ किस साइड से जाते हो। तो अब ऐसे अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, चाहे चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए, हमारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब कि अगर हमने इस टर्म को डोमिनेट करवाने दिए, अगर हमने इस टर्म को डोमिनेट करा दिया तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, अगर एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो लीस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा। तो हमने सोचा कि इसको डोमिनेट ना करवाए, डोमिनेट किसको करवाए, मतलब इस वाले टर्म को, जिससे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करने लगे। तो हमने क्या किया, इस टर्म को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ये जो कॉफिशिएंट है इसको जीरो के बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, मतलब क्या बोलेंगे, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस ए को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। उससे हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, अब ए का वैल्यू 3 आ गया तो ये टर्म तो जीरो बन चुका है, तो हमारा लिमिट, अच्छा यहाँ पर देखो, फिर ये टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है ये भी वैनिश कर जाएगा इसके कंपैरिजन, क्योंकि अब इन दोनों में मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में लीस्ट डिग्री टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, दैट्स व्हाई वो टर्म डोमिनेट करेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बी वाला टर्म है वो भी वैनिश कर गया। अब जैसे ही बी वाला टर्म वैनिश कर गया, तो अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर मैं बी का वैल्यू कुछ भी रखूं, यहाँ पर मैं बी का वैल्यू कुछ भी रखूं, इसको कोई फर्क पड़ता है, लिमिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बी का वैल्यू भी क्या ले सकते हैं, ऑल रियल। तो बी भी ऑल रियल नंबर होगा, डी भी ऑल रियल नंबर होगा, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, ए बी और डी का वैल्यू बताओ, तो ए का वैल्यू 3 हो, बी और डी का वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। और उसने बोला था लिमिट का वैल्यू बता दो, तो लिमिट का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से कौन डोमिनेट करेगा, ऊपर से डोमिनेट करेगा 5x स्क्वायर, नीचे से डोमिनेट करेगा 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 5/3। तो लिमिट का वैल्यू भी कितना आ गया, 5/3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। उसने यही क्वेश्चन पूछा था
फाइंड ए बी एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट। आपको ये सारा चीज बताना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। तो दिस इज कॉल्ड टू फाइंडिंग द कोएफिशिएंट यूजिंग लिमिट्स, ठीक है। अब सेम लॉजिक से जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लो, तुम फिर से सॉल्व कर सकते हो, आई होप आइडिया लग गया होगा करना कैसे। जैसे मैंने पूछा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 4 माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है, फिर है हमारा b साइन एक्स, ठीक है, b साइन एक्स माइनस 5x और प्लस सी एक्स स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन की है होल डिवाइड बाई, साथ में की है 7x³ और 8x, ये क्वेश्चन। तो उसने वही पूछा है तुमसे कि हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये वो जो भी बात है। तो फाइंड ए बी, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड ए बी सी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। तो इसमें वही तुमको बताना कि यहाँ पर तुमको ए कोएफिशिएंट ए बी सी क्या होगा और लिमिट का वैल्यू क्या होगा एंड लिमिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता है। तो अब तुम वही क्या करो, सेम लॉजिक सेम प्रोसीजर, क्या करोगे, यहाँ पे तुम क्या करो कि कॉस का एक्सपेंशन लगाओ, साइन का एक्सपेंशन लगाओ और इफेक्टिव डिग्री टर्म को देखो, मतलब ऊपर से कौन डोमिनेट कर रहा है, नीचे से कौन डोमिनेट कर रहा है, और इस हिसाब से कोएफिशिएंट को एडजस्ट करो सच दैट कि हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाए, ठीक है। तो आई होप ये तुम कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको होमवर्क हो गया, आप ट्राई करके देखो, ठीक है। मतलब मैं एक दो स्टेप आपको बताया था कि करना कैसे, कि यहाँ से हमने कॉस का एक्सपेंशन स्पेंड किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 2 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर साइन का एक्सपेंशन किया तो x माइनस, और यहाँ पर भी देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 की तरफ जाएगा, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है 0 की तरफ जाएगा, तो एक्सपेंशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस x5/5 फैक्टोरियल, तो 3 टर्म से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हो गया, फिर माइनस 5x हो गया और प्लस cx², ठीक है, और यहाँ पर आ गया 7x³ एंड प्लस 8x की पावर 4, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब अपने एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करो, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करो, और इसमें देखो कि यहाँ से कौन, तो यहाँ से तुमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 7x³ डोमिनेट करेगा, तो मतलब ऊपर में भी अगर x³ से कम पावर अगर आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो इसीलिए हमें यही बात ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से x³ ऊपर से भी x³ वाले टर्म तक रखना है, ठीक है, और यहाँ से x³ डोमिनेट करेगा, तो उसके हिसाब से अपने आप टर्म्स को एडजस्ट करके देखना, सॉल्व करके देखना। ए बी सी मतलब 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन आना चाहिए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे एबीसी निकल जाएगा, एबीसी निकल गया उसके बाद अपने आप वैल्यू प्लग इन करके लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक लाइन मैंने बता दिया, यहाँ से तुम आगे सोच सकते हो। तो नाउ प्रोसीड, नाउ डू इट योरसेल्फ, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, अपने आप करना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया है और ट्राई कर लेना इसको, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी का रेप्लिका है। यहाँ पे बस वहाँ पे साइन था के ना, यहाँ पे कॉस भी इन्वॉल्व हो गया, तो बस कुछ नहीं, टर्म्स का एक्सपेंशन है। और आपने देखा होगा कि वो हमने डीपी पे जो शेयर किया था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन दिखाई दिया, जैसे ये हमारा क्वेश्चन जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखोगे कि देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 2। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर e की पावर x का एक्सपेंशन लगाओगे, फिर cos x का एक्सपेंशन लगाओगे। वैसे भी देख सकते हो x अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो हमारा e की पावर, e का पावर जो x है, e की पावर x जो है उसमें x कहाँ की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन लगा देने में कोई बुराई नहीं है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर भी एक्सपेंशन लगा दो बस। तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा a, अपने आप करके देखना, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x²/2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर माइनस b और cos x में हो जाएगा 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस c
1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है तो एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, सही। और होल डिवाइड बाई, और यहाँ पर नीचे में क्या होगा, तो नीचे में तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स है। तुमको क्या सिखाया था कि अगर साइन एक्स बाकी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीका याद करो, तो उसमें तुमको सिखाते हैं कि एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो साइन का आर्ग्यूमेंट है तो जीरो की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा साइन एक्स जो है वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां से हम क्या करते हैं शॉर्टकट में साइन को हटा देते थे। साइन को हटा देने से क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स बचेगा, उसके आर्ग्यूमेंट से रिटेन कर लिए, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर से सॉल्व करो यहाँ से, ये लिमिट का वैल्यू तुमको 2 दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट टर्म है, कौन कौन कांस्टेंट टर्म है, एक तो ये ए है, यहाँ से माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को 0 बनाना है, क्योंकि कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ से तो कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ से तो एक्स स्क्वायर टर्म डोमिनेट कर रहा है, तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म अगर डोमिनेट करा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये मैं अभी जस्ट पिछले एग्जांपल जो लिया था उसको तुमको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, तो तुम वहां से बात सोच सकते हो। साथ में फिर एक्स वाला कोफिशिएंट को एक साथ रखो, तो एक्स वाला कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी 0 बनाना है, तो एक्स वाला कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, एक्स वाला कोफिशिएंट आएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा माइनस सी, तो इसको भी 0 कर दिया, तो दो इक्वेशन तो यहीं से आ गया, ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0 और ए माइनस सी बराबर 0, इसको भी 0 करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा ए बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से देखो ए बाई 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ से आ जाएगा बी बाई प्लस बी बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से हो जाएगा प्लस सी बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो लिमिट का जो वैल्यू आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से, ये जो वैल्यू आएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, तो तीसरा इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा, तीनों को सॉल्व करो, ए बी सी का वैल्यू निकालो, ए निकल गया, बी निकल गया, तो उसने पूछा तुमको क्या पूछा, इसने पूछा तुमको बी, तो अब ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम बताने वाला कोई चीज है। आई होप अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स में अच्छे से तुमने फॉलो किया, तुमको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। ये हमारे डीपीटी का प्रॉब्लम, ठीक है। तो बाकी और भी क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाला, बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। सेम उसी लाइन पे आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिमिट्स में। हाँ, अब अभी तक हमने सारा लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हुआ है, तो अब हम थोड़ा सैंडविच वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। सैंडविच वाले पार्ट से पढ़ने के लिए अब हम क्या करते हैं, कुछ मिससेलेनियस टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिससेलेनियस, तो इसमें क्या करना है तुमको, मिससेलेनियस टॉपिक्स में क्या है कि जैसे मान लो कुछ कुछ पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे है, y बराबर साइन एक्स मुझे दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। y बराबर साइन एक्स है और y बराबर एक्स है, दो फंक्शन मुझे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट। हाँ, y बराबर साइन एक्स और y बराबर एक्स मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे dy बाई डी एक्स मैंने निकाला, dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x के बराबर होगा, इसको डिफरेंशिएट किया, और ऐसे ही इसको भी डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से जो पहला वाला जो लाइन है उसमें मैंने क्या किया कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, उसको इवेल्युएट किया x बराबर 0 पे, मतलब इसको इवेल्युएट किया x बराबर 0 पे, यहाँ से हो गया cos 0 दैट इज 1, तो 1 के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर हुआ और ये भी 1 के बराबर हुआ। इसका मतलब, अच्छा dy बाई डी एक्स का मीनिंग तुमको पता होगा, वैसे तो हम इस बात को प्रूफ करेंगे, इसी मैथ्स में प्रूफ करेंगे, तो फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, मतलब dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आई होप ये तुमको पता होगा ये चीज, कि अगर कहीं पे किसी कर्व पे
किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना, जैसे मान लो कोई भी कर्व मुझे दे रखा है, जैसे ये कर्व है, वैसे तो ये एओडी वाला पार्ट है, एओडी का पूरा डिस्कशन है, टेंजेंट है नॉर्मल उसी में आएगा। मान लो ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है, ये कर्व मुझे दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई भी कर्व दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे दिया हुआ है, मान लो लेट्स से x1 y1, ठीक है। तो मुझे इसका टेंजेंट, ये टेंजेंट t बराबर 0, इसका इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर तो y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ। अब उसको इवेल्युएट करोगे जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, तो इसको इवेल्युएट करेंगे x1 y1 पे इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ से अगर x1 प्रेजेंट है तो x1 रखो, y1 भी है तो y1 भी रखो, इवेल्युएट कर दिया। मान लो इसका वैल्यू जो आएगा वही होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब mt आ गया, mt मतलब m मतलब स्लोप, t मतलब टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का ये तरीका होता है, मतलब कैलकुलस से हम ये बात समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलेगा कि टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख के दिखाओ, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो उसका स्लोप पता होना चाहिए, मतलब हमने कोई 5-6 फॉर्म हमारे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें आपने पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा नॉर्मल फॉर्म, पांचवा पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसे करके आपने 6 फॉर्म पढ़े। उसका पॉइंट स्लोप फॉर्म भी उसमें एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर मुझे किसी लाइन का एक पॉइंट पता चल जाए उस पर लाई करने वाला, और उसका स्लोप पता चल जाए, तो स्लोप मैंने यहाँ से निकाल लिया, पॉइंट मेरे को ये दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, टी आप मतलब टी का इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, तो ऐसे करके हम वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि साइन एक्स y इज इक्वल टू जो हमारा साइन एक्स है, उसका जो dy बाई डी एक्स है वो cos x के बराबर है, उसको मैंने 0 पे इवेल्युएट किया, 0 पे, उसका वैल्यू कितना आ गया 1, और इसका इसका स्लोप हमेशा ही 1 है। तो तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, अब देखो एक पॉइंट पर क्या हुआ जब x बराबर 0 रखा, 0, तो उस पॉइंट पर क्या हुआ कि इसका स्लोप 1 के बराबर आ गया, ये स्लोप और ये स्लोप बराबर हो गए। तो मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो y बराबर x लाइन जो है वो साइन x के ग्राफ को टच करेगा, टेंजेंट बन जाएगा, कहाँ पे, एट 0 0। क्योंकि तुम देख सकते हो, अगर यहाँ से तुम देखो ध्यान से, मैं तुम्हें अब करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछा कि y बराबर साइन x मुझे दिया हुआ है, ये कर्व मुझे दिया हुआ है, मैंने डिफरेंशिएट किया इसको डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया cos x, इसको मुझे इवेल्युएट करना कहा एट पॉइंट 0,0 ऑरिजिन पे। तो यहाँ पर y तो प्रेजेंट है नहीं, सिर्फ x प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने x के पे 0 रखा, तो यहाँ पे cos 0 कितना हो गया, 1 के बराबर आ गया। ये बात सही है, अगर cos 0 1 आ गया तो यही हमारा स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब टेंजेंट का स्लोप मुझे पता है, साथ में ये पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ, मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, x लाइन। तुमने क्या देखा कि साइन x के ग्राफ को y बराबर x लाइन जो है वो टच करता है, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो अब अगर मैं तुमको ये बात अगर मतलब अगर मैं डायग्राम को ऐसे बना के दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा डायग्राम, दिस इज y, दिस इज x, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ऑड फंक्शन है तो ऐसा ही ग्राफ इधर भी बनेगा, ओरिजिन के बाद सिमेट्रिकल हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और y बराबर x लाइन जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, देखो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ से ऐसे टच करेगा, फिर ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, यस। तो ये टेंजेंट भी है, मतलब उसको टच भी कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड y इज इक्वल टू x लाइन, सही। और ये जो ग्राफ है सिर्फ y इज इक्वल टू साइन x ग्राफ, y बराबर साइन x का ग्राफ। तो y बराबर x लाइन और y बराबर साइन x ग्राफ, ये हमने एक ही स्केल पे बन गया। अब तुम देखो क्या हुआ कि ये हमारा -π/2 है,
ठीक है, और ये हमारा पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं जीरो के आगे आगे देखूँ, तो जीरो के आगे देखूँ तो क्या हो रहा है कि जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो को तो टच करने लग जाएगा हमारा ग्राफ, मतलब ये साइन का ग्राफ है और उसको लाइन टच कर रहा है यहाँ पर एक्स, वाई बराबर एक्स टच करना लग जाएगा। ठीक है, जीरो को, मैं जीरो से आगे की बात करूँ, जीरो से आगे आगे क्या होगा कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा, नीचे, किससे, वाई बराबर एक्स लाइन से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब जैसे मान लो, तो तुम ऐसे सोचो कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा छोटा होगा वाई बराबर एक्स के कंपेरिजन में, मतलब वाई बराबर एक्स जो फंक्शन है वो जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जीरो से आगे आगे, तो मतलब आप यहाँ से एक दो तीन बातें यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से फाइन। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि साइन एक्स विल बी लेस देन एक्स। ठीक है, एक्स से हमेशा छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव। जीरो से आगे आगे जाओगे तो क्या होगा कि साइन एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा एक्स से छोटा होगा। अच्छा, नेगेटिव साइड में क्या होगा, जब जीरो से पीछे जाओगे, जीरो को छोड़ करके देखना है वैसे, जीरो से पीछे जब जाओगे तो क्या होगा कि साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव है लेकिन वो कम नेगेटिव होगा और वाई बराबर एक्स ज्यादा नेगेटिव हो। जैसे तुम ऐसे सोचो कि वाई बराबर एक्स लाइन जो है वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है -5 प्रोड्यूस कर रहा है और साइन एक्स वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है -1/2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स -1/2 ग्रेटर होगा -5 से। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर सेकंड लाइन में साइन एक्स एक तो छोटा होगा एक्स से और साइन एक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नेगेटिव। नेगेटिव रियल नंबर के केस में ऐसा होगा कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा एक्स से। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा पॉइंट कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, जैसे मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड मतलब बॉर्ड लगा के, तो मैं प्लस माइनस का झंझट ही ना दूं। तो देखो हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर इस वाले पॉजिटिव साइड में तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड में तो हो रहा है कि एक्स तो वैसे ही ज्यादा है। निगेटिव साइड में क्या हुआ कि ये ज्यादा निगेटिव हो गया। जैसे तुम ऐसे सुनो, एक्स का वैल्यू आ गया -7 और साइन एक्स का वैल्यू आ गया लेट से -12। दोनों जगह पे मॉड लगाया, मैंने मॉड लगाया, तो मॉड साइन एक्स मुझे देगा 1/2 और मॉड एक्स मुझे दे देगा 7। तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज तो हमेशा एक्स ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ से हम ये बात ही बोल सकते हैं कि मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन मॉड साइन एक्स ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो को हटाना है मेरे को, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सही, ठीक है, समझना है? आई होप ये समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब y बराबर x में रियल पॉजिटिव में ऐसा होगा, रियल नेगेटिव में ऐसा होगा। फिर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो हमेशा y बराबर x ही डोमिनेट करता रहेगा, ये पक्की बात, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, और हम जीरो के आसपास भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीरो के आसपास भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट अभी अभी तुमको क्या सिखाया कि x और साइन x बराबर हो जाएगा। ये कब बराबर होगा, ओनली फॉर, अभी तुमने देखा था ना कि y बराबर x और y बराबर साइन x एक ही पॉइंट पे आ गया था, टेंजेंट बन गया था वो उसका। वो कौन सा पॉइंट था वो पॉइंट होगा ये वाला, ये ओरिजिन, ये तुमको दिख रहा है यहाँ। जो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है वो हमारा जो पॉइंट है वही, वहीं पे साइन क्या होगा, साइन एक्स और एक्स बराबर तभी हो पाएगा जब ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 0। बस इसी पॉइंट पे बराबर हो सकता है और किसी पॉइंट पे बराबर नहीं होगा, ये पक्की बात है। मतलब साइन एक्स बराबर एक्स का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1, ओनली 1। ठीक है, साइन एक्स से ग्राफ को और वाई बराबर एक्स से ग्राफ को एक केस पे प्लॉट करोगे तो एक ही जगह पे कट करेगा और वो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स बराबर 0 वाला पॉइंट। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इस बात पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि सॉल्व, ठीक है, साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। ठीक है, तो अभी तुमको क्या सिखाया, अभी मैंने तुमको ये बताया कि साइन ए, कहीं पर भी ऐसा लिखा हो साइन ए बराबर ए, ये बात तभी पॉसिबल है, मतलब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने आर्ग्यूमेंट के बराबर ही होगा। दिस इंप्लाई ए बराबर 0, जब अगर ए 0 हो जाए तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस बाहर वाले साइन के लिए देखो, इस बाहर वाले साइन के लिए ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो अगर मैंने बोला कि साइन का आर्ग्यूमेंट साइन पाई एक्स ऐसे लिखे,
ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट जीरो के बराबर हो जाए तो ही जाकर के साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा। साइन ए बराबर ए तभी पॉसिबल है जब जब उसका आर्ग्यूमेंट जीरो के बराबर होता है। अब साइन सम एंगल लिखा है, वो जीरो के बराबर कब होता है? जब वो एंगल जो हो वो एन पाई के बराबर होता है। यहाँ से पाई और पाई कट गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सॉल्यूशन है इसका। समझ में आए? अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे सॉल्व करो साइन ऑफ साइन पाई बाई एक्स बराबर साइन पाई एक्स, ये हमारा आंसर है। एक्स बराबर है एक्स इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसमें हमारा आंसर करेक्ट हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी। ठीक है, हाँ तो अब मैंने ये क्यों बताया, ये सब चीज बताने के पीछे लॉजिक क्या है कि ठीक है साइन एक्स लेस देन एक्स होगा, साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सब हमने देख लिया। अब अगर जीरो के आसपास भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो के आसपास भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये सब बताने के पीछे कारण क्या है? जैसे तुम अब ऐसे सोचो कि साइन, अब यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स जो होगा, ठीक है, वो लेस देन वन होगा, वन से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, मतलब मैंने ये जीरो के आसपास वाला इंटरवल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वैसे तो और भी जगहों पे एक बात ट्रू होगा, लेकिन फिर वहां पे प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस चक्कर से बचाने के लिए मतलब एक छोटा सा इंटरवल बना लिया, क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो पे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो वो साइन एक्स और एक्स बराबर हो गया तो एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा, वन वन से छोटा कभी नहीं होता, वन वन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्यों ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है कि साइन एक्स बाई एक्स जो है वन से छोटा होता है? क्यों? तुम ऐसे सोचो, जैसे जैसे मान लो अगर यहाँ पे तुम देखो पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा है, मतलब जीरो से आगे अगर जाओगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर जीरो से आगे जा रहे हो तो क्या हो क्या रहा है? वाई बराबर एक्स ज्यादा हो गया, मतलब वाई बराबर एक्स का वैल्यू मान लो 5 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखना इस चीज को, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अब हम प्रॉपर जेई एडवांस वाला चीज कर रहे हैं। अभी तक तो हम मेंस वेंस तक हमारा मतलब अभी तो जीरो की पावर जीरो, इंफिनिटी की पावर जीरो, ये सब तो काम चल जाता है वहाँ मेंस वेंस तक। अब ये मेंस से बाद एडवांस वाले लेवल पे जा रहे हैं, तो ठीक है, तो इसलिए मैं ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या देखना कि अगर जैसे पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा है, जैसे एक्स का वैल्यू मान लो 5 होगी और साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया? साइन एक्स का वैल्यू हो गया 1/2 मान लो। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि अब मैंने ये कैलकुलेट किया, साइन एक्स बाई एक्स कैलकुलेट किया, तो साइन एक्स का वैल्यू होता है 1/2 अपॉन 5, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/10। ऑफकोर्स 1/10 जो होगा वो वन से तो छोटा ही है, ये तो सही बात है। ठीक है, समझना है? अच्छा, अब नेगेटिव साइड की बात करते हैं, तो नेगेटिव में क्या सिखाया था? अगर जीरो से पीछे जाओगे, तुम्हें याद होगा स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, ये समय एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे जीरो से पीछे जाने पर साइन एक्स कम निगेटिव है और एक्स वाई बराबर एक्स ज्यादा निगेटिव है उसके कंपेरिजन में, साइन एक्स के कंपेरिजन। मतलब मान लो मैंने ये वैल्यू लिया, तो इस वैल्यू में यहाँ पर ये साइन एक्स यहीं पे इतना ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये वाला वाई बराबर एक्स जो है वो इतना वैल्यू दे रहा है, वो ज्यादा निगेटिव हो गया। तो जैसे मान लो अब कुछ इस तरह का चीज हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल निगेटिव साइड में कुछ इस तरह का चीज हो रहा होगा कि अगर मैंने एक्स का वैल्यू लिया -5 लिया, तो साइन एक्स जो होगा वो कुछ इस तरह का चीज होगा, -1/2 हो रहा होगा। अब दोबारा से मैंने साइन एक्स बाई एक्स कैलकुलेट किया, तो इस बार क्या हुआ कि नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, कंपनसेट हो गया 1/2 और -5, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव कंपनसेट हो गया, कितना बचा? 1/10 बचा। 1/10 ऑफ कोर्स वन से छोटा होगा, इसीलिए अब हम यहाँ से एक जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स वन से छोटा होता है, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है। अच्छा, इसी लाइन पे अगर इसी का उल्टा कर दो, जैसे मान लो मैं उल्टा पूछता किसी बच्चे से, जैसे जैसे मैं यहाँ पे अगर तुमको ये कर दो कि मैंने एक्स को पलट दिया, मैं एक्स को ऊपर लेके चला गया और साइन एक्स को नीचे लेकर के आ गया, तो क्या होगा? इसी का उल्टा उल्टा वर्जन, एक्स अपॉन साइन एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये वन से ग्रेटर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप ये भी फॉर ऑल ऐसे लिखिए, एक्स बिलोंग माइनस, मैं इसी इंटरवल को लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे काम चल जाएगा, इसीलिए -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो इतने इंटरवल में हमारा ये चीज दोनों फोल्ड करेंगे। अब इसका यूज कैसे करोगे? देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि सॉल्व लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये इसी लाइन पर। दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर में लगा, मतलब ये वाला बॉक्स जो है तो बाहर में लगा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। दोनों में अंतर क्या है? एक तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लिमिट को अंदर नहीं ले आ सकते इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि बाहर में ये हमारा एफ का काम कर रहा है और ये हमारा जी का काम, सही, ये हमारा जी का काम कर रहा है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्या सिखाया था कि लिमिट को हम अंदर तभी ले आ सकते हैं जब अंदर वाले फंक्शन का, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मैं इसको तभी लिख पाऊंगा एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। तो उसमें क्या हो रहा है कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू मान लो लेट से लैम्डा के बराबर आ गया, उस लैम्डा पर हमारा बाहर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने इसको अंदर लेके चला गया, तो अब मैंने तुमसे पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, इसका आंसर होता है 1। अब 1 इंटीजर होता है, 1 जो होता है इंटीजर हो गया, और हर इंटीजर पे हमारा ये जो फंक्शन है बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डिसकंटीन्यूअस हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर लिमिट अंदर नहीं ले आ सकते। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब दिस कैन नॉट बी रिटन एज। अगर किसी बच्चे ने ये काम कर दिया तो बहुत गड़बड़ है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको लिमिट वेट का कोई नॉलेज नहीं है उसको। ठीक है, और तो उसको दोबारा से मेरे हिसाब से उसको रिवाइज करनी चाहिए चीजों। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि एक तो हम ये काम नहीं कर सकते साइन एक्स बाई, दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये काम नहीं कर सकते। तो मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट चीज है, दोनों में कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं है, दोनों दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, तो लिमिट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू हो गया 1, उस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर हो गया ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी क्वेश्चन को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रॉब्लम है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें दिक्कत है। इस बार क्या हुआ कि जैसे मान लो अब हमें इस टाइप के लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास जो काम आएगा, जो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया वो ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया? कॉन्सेप्ट मैंने ये पढ़ा है कि साइन एक्स बाई एक्स जो होता है 0 के आसपास, मतलब 0 के करीब करीब, इसलिए मैंने -π/2 से π/2 वाला इंटरवल लिया था, 0 के आसपास देखना है। तो साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 से छोटा होता है। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर भी जो अगर मैं x को 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये जो नंबर है, ये साइन एक्स बाई एक्स का जो वैल्यू है वो 1 की तरफ जाएगा, तभी तो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है। तो साइन एक्स बाई एक्स जो होता है उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, बट तुम्हें पता है कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि 1 की तरफ जाना है मेरे को, लेकिन ये बात पे डिपेंड करता है कि 1 की तरफ तुम किस साइड से जा रहे हो। तो जैसे मान लो, देखो तुम ऐसे सोचो कि ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, 1, ये 1 तो एक तो ऐसे जा सकता है कोई, दो बातें हों, जैसे ये x बराबर a, तो लिमिटिंग वैल्यू का केस समझो, अगर मैं x बराबर a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो 1 की तरफ हम किस साइड से जा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि 1 की मतलब लिमिटिंग वैल्यू तुम क्या ही बोलोगे, लिमिटिंग वैल्यू बोलोगे 1, लेकिन 1 की तरफ तुम किस साइड से जा रहे हैं, या तो पीछे से, मतलब नंबर इस तरह से आ रहा होगा 0.9, 0.99, 0.999, ओके फाइन एंड सो ऑन, ये नंबर भी कहा जाता हुआ दिख रहा है 1, तो हम लिमिटिंग वैल्यू अभी भी क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। और एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं x बराबर राइट हैंड साइड से जाऊं तो ग्राफ कैसे चलूं, ये भी 1 की तरफ जा रहा है, बट किस साइड से जा रहा है, इस पर ही राइट साइड से जा रहा है, तो नंबर कैसा आएगा, नंबर आएगा 1.01, 1.0001, 1.000, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था।
कि 1 की तरफ कैसे जा रहा है, तो वो राइट हैंड साइड से जा रहा है, इस बार ये राइट हैंड साइड से जा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही होगा, लेकिन हमें इस बात को समझना है बहुत अच्छे से कि 1 की तरफ किस साइड से जा रहा है। तो हमें पता है कि साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि 1 की तरफ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन उसका वैल्यू मतलब 1 से छोटा होगा, मतलब नंबर कैसे आएंगे, नंबर आएगा 0.9, फिर आएगा 0.99, फिर नंबर कैसा आएगा 0.9999 सो, समझ में आ रहा है। अब इन सब का क्या करना है तुमको, इन सब का क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ऑफ कोर्स इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, तो यही हमारा करेक्ट आंसर, समझ में आया क्या। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे साइन एक्स, अच्छा मैं इसी को उल्टा कर दूं, जैसे कोई बच्चे से पूछे कि सर इसी को पलट दो, वो भी करके दिखाया था। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर क्या मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो एक्स बाई साइन एक्स, इसका आंसर क्या होगा। इस बार तुमको पता है कि ये जो हमारा जो आंसर है हमारा, ये यहाँ पे देखो ये एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इस बार जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो 1 की तरफ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स जो है वो हमारा 1 की तरफ जाएगा, बट नंबर कैसा आएगा, नंबर आएगा ये 1 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर वाला साइड से जाएगा 1 की तरफ, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस बार जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे 1.01, फिर कैसा नंबर आएगा 1.001, आ रहे समझ, फिर कैसा नंबर आएगा 1.00001। तो अब तुम एक बात बताओ कि इन सारे नंबर्स में तुमको क्या दिख रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इसलिए इस बार आंसर कितना हो जाएगा, इस बार आंसर समझ में आया। तो एक्स को पलट दिया तो उससे आंसर चेंज कर गया, और वही तुम देखो यहाँ पर अगर साइन एक्स को ऊपर रखा था, तो अब जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये बच्चे आंसर वही करते हैं, एक्स टेंडिंग टू 0, इनके लिए इसमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं नजर आता, साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका भी आंसर 1 ही बताएंगे। और अगर मैंने ये पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका भी आंसर 1 ही बता देंगे मोस्ट ऑफ द केस में, बट आपको पता है कि ये गलत आंसर है, ठीक है, समझ में आया। 1 नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक, चलो ये पहला केस हुआ। अब सेकंड पे आ जाओ, इसी लाइन पर, अच्छा इसी में थोड़ा सा, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और मैंने पूछा कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इसको भी मतलब इसके लिए भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको भी तुम क्या करो, मैंने क्या किया, मैं ये वाली चेंज कर दी है, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो हमारा एक्स कितना, साइन थीटा, करेक्ट है बात। तो जैसे ही अगर मेरा एक्स अगर 0 की तरफ जाएगा तो थीटा कहाँ जाने लग जाएगा, 0 की तरफ जाने लग जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, थीटा टेंड्स टू 0 हो गया, और साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोला हुआ है और एक्स को साइन थीटा बोल रहे। तो अब ये तो कुछ इस तरह का चीज हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, अगर एक्स अपॉन साइन एक्स तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स अगर होगा, साइन इनवर्स ऊपर है और एक्स नीचे है, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर देखो अभी अलग आ गया, फिर अगर उल्टा किया यहाँ पे, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछता लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अगर पूछता, तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा, इसी सेम लॉजिक से। तो दोनों बातों में अंतर है, एक्स अपॉन साइन एक्स अगर होगा तो आंसर 1 होगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स तो आंसर 0 हो जाएगा, बट इसमें इनवर्स करने पर पलट गया, पूरा पूरा केस पलट गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब इसी लाइन पर जितना मैंने ये तुमको सिखाया है, उसी लाइन पर अब मैं 10x की बात भी कर देता हूँ, ये भी हमारे काम का चीज है। तो जैसे मान लिया 10x की बात करते, तो y बराबर एक फंक्शन है y बराबर 10x, और दूसरा फंक्शन है y बराबर x, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई dx, तो वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और उसको मैंने इवेल्युएट किया x बराबर 0 पे, इवेल्युएट किया तो ये वैल्यू कितना आ गया, सीकेंट 0 होता है 1, cos 0 1, उसका रेसिप्रोकल 1, 1 अपॉन 1, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये भी कितना आ गया dy बाई dx, ये भी 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से भी एक तो पक्की बात है कि y बराबर 10x और y बराबर x लाइन एक दूसरे को टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा, y बराबर सॉरी x बराबर 0, मतलब 0 0 ऑरिजिन पे टच करेगा, ये तो पक्की बात है, यहाँ से प्रूफ हो गया एक चीज।
जैसा साइन में सिखाया वैसे यहाँ भी बनेगा। अब तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, जैसे कुछ इस तरह की चीज हो रही है, tan x ग्राफ बनाओ, चाहिए ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, ठीक है। और ये जो लाइन है ये -π/2 लाइन, और ये जो लाइन है वो π/2 लाइन। बस वैसे तो इससे काम चल जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, एक दो और बना लेंगे, ठीक। ऐसे बनेगा, ये पाई हो गया, ये हो गया 3π/2 एंड सो, ठीक है। ऐसे ही इधर भी, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हो गया -3π/2, ये हो गया पाई, सॉरी -π, ठीक है। ऐसे करके हमारा ग्राफ बन गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि y बराबर x लाइन जो है वो ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा निकल रहा हो, यहाँ पे टच करेगा इसको ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो अब तुम देखो कि इस बार क्या हुआ, तो इस बार हमारा जो tan x है वो वो ऊपर की तरफ डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो ज्यादा है y बराबर x से। अगर पॉजिटिव साइड में देखोगे तो भी, और नेगेटिव साइड में देखोगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा नेगेटिव हो गया, इस बार tan x ज्यादा नेगेटिव हो गया। साइन, मतलब ये बात ध्यान रखना है, साइन एक्स और एक्स में कंपेरिजन में क्या देखा था तुम लोगों ने, साइन एक्स और एक्स के कंपेरिजन में तुमने देखा कि साइन एक्स कम नेगेटिव था, एक्स ज्यादा नेगेटिव हो गया। और टेन एक्स और एक्स के कंपेरिजन में क्या है, टेन एक्स ज्यादा ज्यादा मतलब डोमिनेट कर रहा है, टेन एक्स का जो मतलब ज्यादा स्टीप हो गया। इसका मतलब कि यहाँ से मतलब वही सारा कि टेन एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब आर पॉजिटिव मत बोलो, मतलब मैं -π/2 से π/2 वाला इंटरवल देख रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरे को उसी से काम है, और -0, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अंतर है इसमें दोनों में, तो मैं उसी इंटरवल की बात करूंगा, ठीक है। टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स हो गया हमारा। साइन एक्स में तो क्या था, साइन एक्स में भी, साइन एक्स में देखो तुम ध्यान से कि हमारा जो इंटरवल था, जैसे जीरो से आगे, जैसे जीरो से आगे बढ़े तो ये ग्राफ बिल्कुल नीचे ही आ जाएगा, ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये ग्राफ नीचे आ गया और ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो निगेटिव साइड में ये कम निगेटिव होगा साइन एक्स जो है, और वाई बराबर एक्स ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। टेन एक्स में थोड़ा सा दिक्कत है। टेन एक्स में क्या हो रहा है कि टेन एक्स में यहाँ भी, जैसे यहाँ पर ये ऊपर निकल गया, अभी ये फिर नीचे आ गया, टेन एक्स फिर से नीचे आ गया, है ना। यहाँ पर भी कट करेगा और आगे भी कट करता रहेगा, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगा, ये भी इसमें थोड़ा सा है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इसी इंटरवल कंसीडर किया है, tan x will be greater than x for all x belongs to -π/2 से π/2 except 0, ठीक है। सॉरी, 0 से π/2, जस्ट हाँ। अच्छा चलो, इसको भी अभी क्या करना है, इसको सीधा सीधा ऐसे लिख, एक लाइन में सब खत्म, ठीक है। ऐसे में सारा खत्म। मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा tan x जो है वो हमेशा x से ग्रेटर होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो फाइनली तुमने क्या सीखा, अच्छा इसी लाइन पे अगर साइन एक्स का मैं ग्राफ बना दूं, जैसे मान लो मैं अगर साइन एक्स का ग्राफ बना दूं, तो साइन एक्स ऐसे निकलेगा, देखना ध्यान से, ऐसे साइन यहां से टच करेगा ऐसे, यस ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, हाँ। तो साइन एक्स, तो फाइनली यहां से तुम ये भी देख सकते हो साथ में कि साइन एक्स जो है वो हमेशा छोटा होगा एक्स से, और टेन एक्स जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा इससे, एक्स से, फॉर ऑल -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं करो क्योंकि जीरो पे तो सब बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, फाइनली यहाँ से तुम देख सकते हो कि टेन एक्स जो है अ, हमेशा ग्रेटर होगा। और अच्छा, इसको स्टेटमेंट को याद कर लिया अच्छे से, साइन एक्स ये पूरे मैथ्स में यूज होता रहेगा, ठीक है। साइन एक्स से एक्स हमेशा ग्रेटर होगा, और एक्स जो होगा टेन एक्स से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये भी अच्छे से याद कर लिया। अच्छा, यहाँ पर साइन एक्स बराबर एक्स का कितना सॉल्यूशन, यहाँ पे साइन एक्स बराबर एक्स का कितना सॉल्यूशन था, तो इन वन सॉल्यूशन था, एक्स बराबर 0। अच्छा, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर टेन एक्स बराबर एक्स का कितना सॉल्यूशन होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा। अब देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ग्राफ को फिर देखो यहाँ भी कट करेगा, अभी चलता रहेगा,
फिर 10 का अगला ब्रांच यहाँ से आएगा, अगला ब्रांच फिर ये कट करेगा, फिर आगे भी अगला ब्रांच आएगा, फिर से कट करने लगेगा। ऐसे नेगेटिव साइड में भी कट करेगा, कट करता रहेगा, हमेशा कट करता रहेगा। तो tan x बराबर x का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। यही मैं बता रहा था कि दोनों में अंतर है। sin x और x को कंपेयर करना और tan x को और x को कंपेयर करना, दोनों दो डिफरेंट चीज। तो sin x बराबर x का तो सॉल्यूशन एक ही होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर मैं tan x बराबर x का सॉल्यूशन निकालूं, tan x बराबर x का सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। ये भी ध्यान रखना है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि tan x बराबर x कितना सॉल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। इसको हम वैसे देखा है तो इसको ट्रिगोनोमेट्री में भी कवर कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री का चीज हो गया ये। ट्रिगोनोमेट्री में हम एक चैप्टर आता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, उसमें भी तुम इसको कवर कर सकते हो। तो tan x बराबर x हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड वाइज tan x ग्राफ हमेशा ऊपर होगा मॉड x से। तो अब यहाँ से फिर वो सब सारी बातें चलेंगी। यहाँ पे क्या चलेगी कि tan x बाई x जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2, लेस देन सॉरी लेस जीरो को हटा करके, ठीक है, क्योंकि जीरो पे दोनों बराबर हो जाता है। अच्छा, sin x बाई x था 1 से छोटा था, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे तुम ध्यान से ग्राफ से तुम देख सकते हो। इस बार क्या हुआ कि अगर मैं -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में देखूं तो ये पॉजिटिव साइड में ज्यादा ऊपर की तरफ चला गया tan x ग्राफ, ये हमारा tan x ग्राफ, और y बराबर x नीचे रह गया, तो ये कम कम पॉजिटिव हुआ। तो tan x का वैल्यू मान लो 5 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया, तो 5/2 कितना होगा? 2.5, दैट इज 1 जनरेटर होगा। अच्छा, नेगेटिव साइड में मतलब जीरो के पीछे थोड़ा सा जाओगे, हल्का सा पीछे, तो क्या हुआ कि tan x ज्यादा नेगेटिव हो गया और y बराबर x जो है वो कम नेगेटिव। y बराबर x, tan x का वैल्यू मान लो -5 आ गया और x हो गया -3 आ गया। नेट से ऐसा कुछ हो रहा है, ये कट गया, फिर से 5/3 ग्रेटर देन 5, इसलिए tan x बाई x में तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पे। फिर उसी लाइन पर हम ये भी बात बोल सकते हैं कि tan x बाई x, सॉरी इसको पलट दो, ये तो लिख लिया। अगर यहाँ पर मैंने इसको पलट के लिखा कि x अपॉन tan x, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब जैसे फिर से दोबारा से अब हमें इन सारे फैक्ट्स का यूज करना है। अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा फिर से कि मुझे इस लिमिट को सॉल्व करके दिखाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, एक तो ये पूछा tan x अपॉन x पूछा, और एक बार मैंने इसको पलट दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन tan x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1x अपॉन tan x, सही। ओके, तो अब देखो तुम यहाँ पर फोकस करो। जैसे पहले पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, हमें ये सब फैक्ट अगर पता है तो हम बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, अदरवाइज तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। tan x बाई x अगर लिखा है कहीं पर, तो तुमको पता है कि tan x बाई x जो होता है वो 0 के आसपास 1 से ग्रेटर होता है। तो मुझे पहले से पता है कि 1 से ग्रेटर है ये, और आगे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगाओ। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, तुमको थोड़ा बहुत ग्राफ याद हो, सब याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो याद कर लिया। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है, और ये मान लिया 1 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तब यहाँ पर tan x बाई x जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, तो नंबर कैसा आएगा? नंबर आएगा इस तरह से 1.01, ठीक है, फिर आएगा 1.0001, है ना। तो 1 से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू रखना है। तो अगर मैं 1 से ज्यादा वैल्यू ग्रेटर रखूंगा तो ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा इस ब्रांच पे। इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है? ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? ओके, चलो अब इसके बाद की कहानी देखो। अगर मान लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x अगर लिखा है, तो x अपॉन tan x जो होता है वो 1 से छोटा होता है। तो अगर 1 से छोटा है तो हम 1 की तरफ किस साइड से जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस बार जो नंबर आ रहा होगा वो इस तरह का नंबर होगा, 0.9 होगा, 0.99 होगा, 0.999, ऐसे करके नंबर आएंगे। तो मतलब 1 की तरफ तुम जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, समझ में आ रहा है क्या?
तो इस बार ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, इसकी टेंडेंसी किस लाइन की तरफ जाने की, तो कहा y का वैल्यू, तो ग्राफ याद है ना, y बराबर 1 लाइन होता है। तो इस बार जो ग्राफ पे ऐसे चलोगे तो इसकी टेंडेंसी y के किस नंबर की तरफ जाने की है, 1 की तरफ जाने की है। तो इसीलिए इस बार इसका आंसर क्या हो गया, 1 है। सही, ठीक है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा, इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, जैसे मान लो ये ऐसे कर दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अच्छा चलो ये कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x अपॉन x करके। अब क्या होगा यहाँ पे, तो जैसा तुमको सिखा रखा है मैंने कि इनवर्स अगर आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां भी तुम क्या करो, अगर तुमको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्या करो, वेरिएबल को चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने tan इनवर्स x को थीटा बोल दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा आ गया। सही है, x का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा। तो अगर थीटा मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, सॉरी x अगर मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ x मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, तो थीटा भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ, क्योंकि tan थीटा जीरो, थीटा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट यहाँ से थीटा हो गया जीरो की तरफ जा रहा है। और tan इनवर्स x की बात कर लेते तो tan इनवर्स x को थीटा बोला हुआ तो थीटा हो गया, और x के ऊपर क्या रखा हुआ, tan थीटा। अब ये तो कुछ इस तरह का चीज हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, और x अपॉन tan x 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा अगर नंबर है तो नंबर कैसा आएगा, 0.9, 0.99। और 0.9 और 0.99 कोई भी नंबर हो इनमें से, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। बस हो गया क्वेश्चन, सही है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर होगी, आई होप ये समझ में आ गया हो। अब इसी को जैसे मान लिया, इसी को फिर एक और क्वेश्चन जैसे ये होता, एक्सटेंडिंग टू 0, और इसको पलट देते, एक्स बाई tan इनवर्स x कर देते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसमें क्या करना है तुम लोगों को, ये भी बहुत आसान है, वही सेम कहानी, थीटा टेंडिंग टू 0 कर दो, अप्रोच करा दो, थीटा को 0 की तरफ करा दिया, x मेरा tan थीटा बन जाएगा और ये मेरा थीटा बन जाएगा। सही है, तो अब तुम ध्यान से देखो, tan थीटा बाई थीटा, ये तो tan x बाई x वाला चीज हो गया, और tan x बाई x जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है, sin x बाई x होगा 1 से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना, और tan x बाई x होगा 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो 1 से आगे वाले साइड पे आएगा, मतलब इस बार जो नंबर्स आएंगे तो इस तरह का नंबर आएगा, 1.01, 1.001, 1.00001। अब इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो तो 1 के बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये हमारा होगा थोड़ा सा एक पार्ट में जो आपको ध्यान रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ध्यान से अगर फॉलो करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा टफ पार्ट, टफ वाला पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इससे अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। जैसे हम्म, अब जैसे मान लो कि हमारा जैसे एक ग्राफ है, जैसे वाई और जैसे एक्स, तो एक्स इक्वल टू 5 पे मान लो कि ये वैल्यू है कुछ 3। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 5 पे, और ये फंक्शन जो मुझे दे रखा है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, अगर आप तो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ये आई होप आप लोग को इवन फंक्शन पता हो। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होता है, जैसे जैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स में एक्स के पर माइनस एक्स रखने पर हमारा फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और अगर मान लिया कि y बराबर एफ ऑफ एक्स में अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखा, और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। लेकिन इतना ही नहीं है कहानी, कहानी इसके आगे भी बहुत सारा है। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि जस्ट वेट अ मिनट, जैसे मैं तुमसे पूछा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट,
हाँ, जैसे मैं तुमसे पूछा कि ठीक है, ये पूछो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन जो है वो इवन है और कौन सा ऑड है, मतलब या फिर अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन इवन होगा, अगर जैसे मान लो, जैसे आपने वहां पर पढ़ा होगा वन, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो पक्का मैनी वन होगा, ये पक्की बात है। अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो वो पक्का वन वन होगा। फिर उसी तरह से आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन इनटू है, सॉरी इनटू नहीं है तो ऑन टू होगा, और ऑन टू नहीं है तो पक्का वो इनटू होगा। तो ऐसा इवन में नहीं है, इवन और ऑड में मतलब अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो, अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि ऑड हो ही जाए, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर मतलब वैसे टाइप के फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो तुमको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो तुम्हारा इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है, सही है। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है क्या? मैंने वहां पे दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ठीक है, हाँ जी, कोई बताएगा क्या, कोई बता सकता है क्या कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है? जैसे पहले वाला फंक्शन जो है बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत, ये पहला फंक्शन है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये तो तुमको लग रहा होगा कि ये हमारा इवन है, ठीक है। और ये वाला फंक्शन जैसे इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, और ये एक्स प्लस टू, ठीक है, और ये एक्स माइनस, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा कि एक्स दो के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया हमारा कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो अब ऐसे देखने से तो तुमको क्या लग रहा हो कि यहाँ पे मतलब दो तीन बातें हैं जो हमें याद रखना है, मतलब वैसे तो हमारा टाइम भी हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसके पीछे मतलब एक चीज बता देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों को ऑड और इवन में बड़ी दिक्कत होती है, ऑड और इवन समझने में बहुत परेशानी होती है उनको, कि जैसे ऑड ऑड जो होता है, तुम ऐसा सोचो कि ऐसा नहीं है, देखो होता क्या है कि जैसे कोई पॉइंट है हमारे पास, अगर इस बात को समझो थोड़ा सा, अगर कोई फंक्शन इवन है ना, जैसे ये ग्राफ है हमारा, तो इसी अगर फंक्शन इवन है तो सर इसका दूसरा ब्रांच ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 मान लिया, अगर डोमेन का हिस्सा है तो x बराबर माइनस टू भी डोमेन का हिस्सा होना पड़ेगा। तभी अगर मान लो x बराबर दो हिस्सा हो गया डोमेन का किसी फंक्शन में, और x बराबर माइनस टू नहीं हुआ, तो फिर वो मतलब ये ऑड और इवन का सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अगर डोमेन में से अगर ये निकल गया हमारा टू निकल गया और माइनस टू प्रेजेंट है, तो वो तो भी दिखने में वो, जैसे मान लो कॉस एक्स लिखा मैंने और साथ में मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू, तो अब मैंने पूछा बच्चों से क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये इवन फंक्शन होगा। अरे भाई ये नाइदर इवन और ऑड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर माइनस टू निकला है, माइनस टू निकल गया है लेकिन दो नहीं निकला है। अगर माइनस टू और टू दोनों निकल गया डोमेन से तो जाकर के फिर से इवन बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने माइनस टू निकाला दो नहीं निकाला तो इसका मतलब कि वो इवन नहीं, नाइदर इवन और ऑड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा फंक्शन अगर आ जाए तो उसको उसको हमें देखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है, तो एक्स बराबर अल्फा अगर उसका पार्ट है तो एक्स बराबर माइनस अल्फा भी उसका डोमेन का हिस्सा होना पड़ेगा, तो जाकर के ही हम ऑड और इवन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो खैर एनीवे, वो तो खैर बात की बात है, वो तो ऑर्डर इवन की बात है, अभी तुम उसको छोड़ दो। हाँ, तो फाइनली टाइम भी हो गया हमारा, कोई बात नहीं, उसको इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये एक बार देख लो एक बार, तो मतलब मुझे ये बता रहा था कि अगर मान लो
y बराबर एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर अगर राइट हैंड लिमिट अगर मुझे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं ये बात बता सकता हूँ, अगर फंक्शन अगर इवन है तो मैं ये बता सकता हूँ कि x, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 3 के बराबर है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है। तो अगर मुझको इतना दो इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दिया, तो मैं उसको ये बता सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, मतलब यहाँ पर -5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 3 के बराबर होगा। तो मतलब मैं उसको ये बता सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, ठीक है, सॉरी -5 -5 है ना, +5 नहीं, -5 माइनस एफ ऑफ एक्स भी 3 के बराबर हो जाएगा। ये मैं बताऊँ, ये मैं ग्राफ से बोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बताने की कोशिश। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पर मैं और भी बता दूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक सैंडविच थ्योरी, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है सिलेबस मतलब लिमिट का कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, 90% 90-95% कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे खत्म कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी एक बार आप लोग इवन और ऑड एक बार देख लें, दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।